ये जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रा इसकी जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम इसका जो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रम का जो प्लूरल है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल स्पेक्ट्रम है। क्या है? स्पेक्ट्रम, सॉरी, स्पेक्ट्रम सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या है? स्पेक्ट्रा है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसका जो प्लूरल है वो स्पेक्ट्रम्स हैं। क्लियर है? अच्छा, चलो आते हैं उनकी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर हम उनकी हिस्ट्री की तरफ देखें कि ये जो स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ है ये किस तरह नमदार हुआ, ये किस तरह मतलब उनका इस्तेमाल किस तरह वक्त के साथ साथ मॉडिफाई हुआ, किस तरह उनका जो लफ्ज़ है वो इस तरह केमिस्ट्री में आ रहा है और किस तरह उनका ताल्लुक बेसिकली मतलब उनका ताल्लुक किस तरह रिलेट हुआ, किस तरह उनका लिंक केमिस्ट्री के साथ आया। आइजैक न्यूटन वो पहला साइंटिस्ट था जो हमारे साथ क्या है, आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने विजिबल लाइट को, ये जो हमारे साथ विजिबल लाइट होती है उनको स्पेक्ट्रम के ज़रिए से डिस्पर्स किया। क्या किया? डिस्पर्स किया। देखें, डे टाइम में जो लाइट होता है उनको हम विजिबल लाइट कहते हैं। डे टाइम यानी दिन के वक्त जो रोशनी आपको दिखाई देती है, क्लियर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट का मतलब क्या है कि इसको हम देख सकते हैं। क्लियर है? इस लाइट को जब आइजैक न्यूटन ने पास किया प्रिज्म से, प्रिज्म तो आप लोग जानते हैं कि एक मोनोक्रोमेटर है, ये लाइट को डिस्पर्स कर सकती हैं। जिस तरह आपका जो विजिबल लाइट है जो दिन के वक्त आपको दिखाई दे रहा है, ये जब आप लोग पास करते हैं दिन के वक्त जो मतलब लाइट होती हैं उनको जब आप प्रिज्म पे से पास करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि इस तरह की वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर्स के बैंड आपको दिखाई देगी। अगर आप लोगों के पास क्या है, प्रिज्म है और आप लोग इस तरह के विजिबल लाइट के सामने रख दें तो ये लाइट क्या होगी? स्प्लिट होगी, डिस्पर्स होगी इन 7 कलर्स में। या सिंपली मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों ने दनक देखा होगा, ये जो रेनबो होती है, क्या होती है? रेनबो, रेनबो, ये कौसे कज़ा या दनक जिसे हम कहते हैं, सिंपली उसे हम क्या कहते हैं? दनक कहते हैं। ये दनक जो आप लोग देखते हैं ये इस तरह होता है कि सपोज इस साइड पे सन होता है, क्या होता है? सन। सन की रेडिएशन जब ड्रॉपलेट्स से पास होते हैं, ये जो रेन के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनसे जब पास होते हैं तो रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन के नतीजे में आपको कलर्स इस तरह एक तरफ दिखाई देगी। मतलब अगर सन मतलब ईस्ट पे है तो आपको इस तरह सपोज सन वेस्ट पे है तो आपको दनक ईस्ट की तरफ दिखाई देगी। किस तरह होता है? सन के जो विजिबल लाइट है वो ड्रॉपलेट से पास होते हैं और रिफ्रैक्शन के बाद, इसे हम ये कहूँ कि रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद उनके क्या बनते हैं? बैंड्स बनते हैं। क्लियर है? ये बैंड्स असल में स्पेक्ट्रा कहलाता है। क्लियर? ये बैंड्स क्या कहलाते हैं? असल में कलेक्टिवली इसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? ये भी क्या है? एक तरह का एक भी हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए, इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि ये जो स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ है, स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ ये तब इस्तेमाल किया गया जो विजिबल लाइट को आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म से पास किए। जब प्रिज्म से पास किए गए तो उनकी डिस्पर्शन हो गई। जिस तरह आप लोग इस तरह यहाँ पर देखते हैं कि विजिबल, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरह 7 कलर। तो मतलब ये है कि जो विजिबल लाइट है इट इज़ नॉट अ सिंपल वन टाइप ऑफ लाइट बट इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ सो मेनी टाइप ऑफ रेडिएशन जस्ट लाइक इट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड सो ऑन। क्लियर? और इसकी मिसाल आप लोग मतलब दरक से भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इसकी हिस्ट्री है ये रिलेटेड है आइजैक न्यूटन से, और आइजैक न्यूटन ने यहाँ पर जो नाम दिया उनको फौरन स्पेक्ट्रा नहीं कहा बल्कि उन्हें ऑप्टिक्स कहा गया। क्लियर है?
ओके। सो जब उन्होंने ये डिस्कवरी की कि यार इस तरह के लाइट्स मज़ीद स्प्लिट होते हैं, तो मज़ीद भी स्टडी शुरू हो गई और इस तरह जाते जाते आज तक इंतहाई कम्प्लेक्स स्टडी हो रही है स्पेक्ट्रा की। तो चलो इसकी फंक्शन, ये फंक्शन है, ये डिपेंड करती है जब हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये एक स्पेक्ट्रा है, ये भी जस्ट लाइक एक स्पेक्ट्रा है। स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ मतलब एक महदूद नहीं है। ये जो स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ है ये महदूद नहीं है कि ये खामखा उनका ताल्लुक, मतलब ये है कि उनका ताल्लुक खामखा रेडिएशन से होगा। मतलब स्पेक्ट्रा का जो लफ्ज़ है थोड़ा ब्रॉड है, इसको हम साउंड वेव्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम रेडिएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं, इस तरह का स्पेक्ट्रा जब हम बनाते हैं, मतलब जब हम रेडिएशन को क्या करते हैं, रेडिएशन को की डिस्पर्शन करते हैं या किसी रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन देखते हैं, तो वहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। फिर से सुने, सपोज़ ये हमारे साथ मैटर है, इस मैटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बुनियाद पर स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बुनियाद पर इस मैटर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक चार्ट सा मिलता है। ये चार्ट असल में इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का और इस मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो शो करता है। क्लियर है? सो वहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये जो इंटरेक्शन होती है लाइट और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो इंटरेक्शन असल में फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बुनियाद पर होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रा जब हम किसी रेडिएशन और मैटर के दरमियान बनाते हैं तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसके बाद है ब्रॉडनेस। ब्रॉडनेस का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रम का जो लफ्ज़ है ये इंतहाई वसी इस्तेमाल हुआ करता था। मतलब ये है कि ये साउंड वेव्स के लिए जस्ट लाइक स्पेक्ट्रा ऑफ सी। देखें, स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ सी वेव्स, सी के जो वेव्स होते हैं उनका भी हम स्पेक्ट्रा बना सकते हैं, या स्पेक्ट्रा ऑफ नॉइज़, ये जो शोर होता है उनका भी हम स्पेक्ट्रा बना सकते हैं। क्लियर है? और साथ साथ लाइट का तो आप लोग देखते हैं कि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रा हमने किस तरह बनाया। क्लियर है? ओके। सो इसका मतलब ये है, इस कहने यहाँ पर जो हमने कहा, कहने का मतलब ये है कि स्पेक्ट्रा इज़ बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल्स एज अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि आप लोग हमेशा के लिए स्पेक्ट्रा का लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि स्पेक्ट्रा जब आप जनरली इस्तेमाल करते हैं इस तरह नहीं कहते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, आप सिंपली कहते हैं कि स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पर आप लोग मतलब क्या कर सकते हैं, इस तरह नहीं कह सकते कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप इस तरह नहीं कह सकते कि फ्रीक्वेंसी या लैम्डा। क्लियर है? सो जब आप सिंपल डिफिनीशन करते हैं तो इस तरह कहेंगे कि स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू आर एज अ फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अगर आप लोग इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए तो आप लोग कहेंगे कि स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the interaction of electromagnetic radiation with matter as a function of wavelength and frequency। फिर से सुने, spectra is actually the graphical representation of the interaction of electromagnetic radiation with matter. Spectra is actually the graphical representation of electromagnetic radiation with matter as a function of wavelength or frequency। स्पेक्ट्रा अगर आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए अगर आप लोग इस तरह कहे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या है तो आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा असल में इंटरेक्शन है। क्या है? इंटरेक्शन है या चार्ट ऑफ इंटरेक्शन है
किस चीज़ की चार्ट है? सो इट इज़ स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली चार्ट ऑफ इंटरेक्शन है ऑफ व्हाट, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर एज अ फंक्शन का मतलब ये है कि इनकी जो बुनियाद है उनके उनकी उनकी बुनियाद वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? सो स्पेक्ट्रा की जनरल डिफिनीशन अगर आप लोग उसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, तो आप लोग कहेंगे एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह आप लोग लिखेंगे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? सो इसे नोट डाउन कर लें और मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सो स्पेक्ट्रा जो होती हैं वो किसी मतलब जो भी वेव्स हैं उसके लिए हम बना सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो मैं मिटाता हूँ इसे। अच्छा, सो देखें ये जो स्पेक्ट्रा है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में बाकी वेव्स वगैरह की बात हम नहीं करते, अगर हम स्टडी करते हैं तो हमेशा के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, यहाँ पर दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रा। क्लियर है? दो अल्फाज एट अ टाइम इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहाँ पर देखें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं और साथ साथ स्पेक्ट्रम का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज़ होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लियर है? और स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? हमने कहा कि इट इज़ एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्लियर? एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो एक ऐसा स्पेक्ट्रा जहाँ पर इंटरेक्शन हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। क्लियर? अच्छा, सो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वर्ड लिमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ये है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये सपोज मैटर है। क्लियर है? ये क्या है? सपोज मैटर है। ये चलो देखिए ये एक मैटर है, तो इस मैटर के साथ हम गेमा रेस से लेकर चलते जाएं IR, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह सब स्टडी करते हैं कि देखें हम माइक्रोवेव्स का इनके साथ इंटरेक्शन मालूम कर सकते हैं, IR का अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गेमा रेस का यहाँ पर हम मैटर के साथ इंटरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अगेन सुने, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की नाम मतलब याद करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के मुतालिक कुछ कहते हैं तो हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये एक ऐसी स्पेक्ट्रम है जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ बयान की गई है। तो ये ताल्लुक़ किस रेडिएशन की बयान हो सकती हैं? तो ये सिंपल एक रेडिएशन की बात नहीं करते, बल्कि आपके पास जितना ब्रॉड ग्रुप है, जितना बड़ा ग्रुप है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उन सारे ग्रुप का इस मैटर के साथ इंटरेक्शन, इस मैटर के साथ ताल्लुक़ बयान हो सकता है। क्लियर है? सो देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा ताल्लुक़ जहाँ पर क्या गेमा रेस का इसके साथ ताल्लुक़ हो सकता है, IR का हो सकता है, अल्ट्रावायलेट का हो सकता है, विजिबल का हो सकता है, माइक्रो का हो सकता है, एक्सरेस का हो सकता है, या किसी भी वेव का, किसी भी रेडिएशन का इसके साथ ताल्लुक़ बयान हो सकता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो देखें हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जब हम बनाते हैं, सपोज़ यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा बनाते हैं, क्लियर है? सो इसके लिए जो हम मशीन इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ और स्पेक्ट्रोमीटर। जो मशीन इस्तेमाल होता है उसको हम स्पेक्ट्रोग्राफ और
स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्लियर। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, या चलो कि इस तरह कहें कि स्पेक्ट्रम बनाने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें जो मशीन दरकार होती है उसे हम स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है, जो ब्रॉड ग्रुप होता है, हमने कहा कि ये गेमा रेज हो सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, रेडियो वेव्स, लेकिन इन सारे के सारे रेडिएशन में एक ऐसा ग्रुप जिसको इंसान देख सकता है, वो कौन सी रेडिएशन है? वो है विजिबल रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है? विजिबल रेडिएशन को इंसान देख सकता है, बाकी को इंसान नहीं देख सकता। विजिबल रेडिएशन कौन से थे जो हमने बयान किए कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसको इंसान देख सकता है। और इस ग्रुप को जो मैंने बयान किया इसको कहते हैं विजिबल रेडिएशन। और इसका रेंज तकरीबन 390 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक हैं। क्लियर। मुख्तलिफ़ किस्म के है जो मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स में शामिल हैं। क्लियर है। सो हमारे साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें एक टाइप की रेडिएशन या एक टाइप की जो बैंड जिसको इंसान देख सकता है वो विजिबल रेडिएशन है। क्लियर है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। क्लियर है। स्पेक्ट्रम जब बनाई जाती हैं तो दो तरह के स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं, या तो वो एब्जॉर्प्शन की बुनियाद पर बनाई जाती हैं या इमिशन की बुनियाद पर बनाई जाती हैं। सपोज़ ये एक मैटर है, अगर इससे रेडिएशन खारिज होते हैं, क्या होते हैं? खारिज होते हैं। तो देखें, ये इससे जो रेडिएशन खारिज होते हैं ये मशीन से पास होते हैं, मशीन से, और मशीन हमें एक चार्ट देता है। क्या देता है? चार्ट देता है। क्लियर। सो देखें, ये सपोज मैटर है, इससे रेडिएशन खारिज होते हैं। सो खारिज होने वाले रेडिएशन का मशीन के ज़रिए से एक चार्ट बनाया जाता है, इसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। इसे हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है। सपोज़ ये मैटर है, अगर इससे रेडिएशन खारिज हो रहे हो तो हम स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से इसको नापते हैं, इसको, और इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रा कहलाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर ये मैटर है, देखिए ये मैटर है, हम इस तरफ से रेडिएशन पास करते हैं, क्लियर, इस तरफ से, और कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ रेडिएशन इमिट होते हैं। कुछ एब्जॉर्ब होते हैं यहाँ पर, क्लियर, और कुछ बाहर आ जाते हैं यहाँ पर। क्लियर है। सो देखें, आप लोग के साथ जो स्पेक्ट्रा बनता है हमें ये बताती हैं कि कुछ रेडिएशन यहाँ पर एब्जॉर्ब हुए। देखिए, हमने यहाँ से रेडिएशन पास किए, कुछ एब्जॉर्ब हुए और कुछ बाहर खारिज हो गए। क्लियर है। जो बाहर खारिज हो गए उसको हम मशीन के ज़रिए से नाप लेते हैं, माप करते हैं। क्लियर है। उनके हम मेजरमेंट करते हैं। सो हमें बताती हैं कि यार यहाँ पर तो सपोज 5 रेडिएशन हैं और यहाँ पर तो 2 बाहर आए, इसका मतलब ये है कि कुछ एब्जॉर्ब हो गई। क्लियर है। सो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। इस तरह करते हैं कि सपोज़ ये मैटर है, इस तरफ से कुछ रेडिएशन आ रहे हैं, इस तरफ से कुछ रेडिएशन आ रहे हैं, इससे पास करते हैं तो कुछ रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ बाहर खारिज होते हैं। जो बाहर खारिज होते हैं उसको स्पेक्ट्रोग्राफ डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कुछ रेडिएशन तो इसमें एब्जॉर्ब हुए। इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होता है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है। ओके। अच्छा, इसके बाद है कि ये जो हमारे साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये हमेशा के लिए इंटेंस, ये सपोज़ हमारे साथ जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है कि इसमें ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या इमिशन स्पेक्ट्रा है। देखिए, इस तरफ से रेडिएशन आते हैं और जब हम यहाँ पर चार्ट हासिल होता है, कुछ बाहर खारिज हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर चार्ट हासिल होता है तो हम कहते हैं कि यार कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हुए। क्यों कहते हैं?
क्योंकि हमें इसकी इनिशियल इंटेंसिटी का पता होता है और बाद में जो निकलते हैं उनका भी पता होता है। क्लियर है? जब आप मतलब ये है कि आप जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो आप इनिशियल इंटेंसिटी ज़रूर मतलब कैलकुलेट करते हैं कि पहले इसकी इंटेंसिटी इतनी थी, अब इतनी है, मतलब ये है कि कुछ एब्जॉर्ब हो चुके हैं। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि जब इमिशन स्पेक्ट्रा की बात अगर हम कहें कि इमिशन स्पेक्ट्रा तब बनती हैं जब डी एक्साइटेशन हो जाए। डी एक्साइटेशन हो जाए। डी एक्साइटेशन का मतलब ये है कि देखें, ग्राउंड स्टेट से एक चीज़ जब ग्राउंड स्टेट में होती है, कि कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में थोड़ा एनर्जी जज़ब करता है तो उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब ये ग्राउंड स्टेट को क्या होता है? ग्राउंड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो पॉसिबल होता है एनर्जी के लिहाज से लोवेस्ट स्टेट। द स्टेट विच कैन बी पॉसिबल दैट हैविंग लोवेस्ट एनर्जी। क्लियर? एक ऐसा स्टेट जो हम पॉसिबल सोच सकते हैं कि यह पॉसिबल है कि इसकी इतनी एनर्जी हो सकती है। क्लियर है? एक ग्राउंड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर किसी मैटर में कम से कम एनर्जी होती है, और कम से कम एनर्जी से लेकर, या ज़ीरो एनर्जी स्टेट भी कहते हैं, कम एनर्जी से लेकर जब कोई मैटर थोड़ी सी एनर्जी जब करती है, थोड़ी सी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती हैं, तो एक्साइटेड स्टेट उसे हम कहते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट सिंपल ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जंप लगाना। देखें, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर सपोज ये बॉन्ड है। क्लियर है? ये बॉन्ड है, ये वाइब्रेशन करती है। जब ये एनर्जी जज़ब करती हैं तो लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में चली जाती हैं। ये वाइब्रेशन करती हैं तो जब ये एनर्जी जज़ब करती हैं तो लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में चली जाती हैं। ये भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या है? H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ये रोटेशन करती हैं। क्या करती हैं? रोटेशन। जब ये एनर्जी जज़ब करती हैं तो उनकी रोटेशन तेज़ हो जाती है, हम कहते हैं कि ये एक्साइटेड हुआ। दूसरे अल्फाज में, जब इलेक्ट्रॉन N1 से स्टार्ट लगाते हैं, जंप लगाते हैं N2 में, ये भी एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। देखें, ये जो हम कहते हैं कि एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, बेसिक मतलब क्या है? ग्राउंड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर किसी मैटर की सबसे कम एनर्जी हो सकती है, और सबसे कम एनर्जी से जो ऊपर वाला स्टेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेशन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जंप लगाना, बल्कि एक्साइटेशन विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेशन होती है, एक्साइटेशन विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन भी हो सकती है। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं ब्राइटनेस के मुतालिक, कि यार एक चीज़ ब्राइट कब होता है। ब्राइटनेस की बात जब हम करते हैं कि एक चीज़ ब्राइट है या डल उसकी रोशनी है, तो तब हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किन दो चीज़ों के दरमियान होता है? जब हम किसी चीज़ की ब्राइटनेस की बात करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। क्लियर है? तो मे भी आप लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है और फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। क्लियर है? मे बी यू नो इंटेंसिटी इंटेंसिटी ये होता है कि सपोज ये यूनिट एरिया है। क्या है? यूनिट एरिया है। एरिया सपोज 1 मीटर स्क्वायर है, सपोज हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, या कितनी एनर्जी मतलब उससे खारिज हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं? क्या? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम इस तरह भी देखें, पावर पर मीटर स्क्वायर, पावर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि एक यूनिट सरफेस से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, कि यूनिट सरफेस से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के देखिए, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर या एक यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, देखें,
कि इंटेंसिटी क्या चीज़ है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी के मुतालिक आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू साइकिल्स पर सेकंड कि कितने वाइब्रेशन एक सेकंड में मुकम्मल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और साइकिल पर सेकंड, समटाइम देखिए याद रखें कि यहाँ पर जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पावर पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा जाता है। पावर का लफ्ज़ समटाइम इस्तेमाल, देखिए फिजिक्स में कुछ और मान देता है इंटेंसिटी, और साथ साथ यहाँ हमारे साथ जो केमिस्ट्री में कुछ और मानी दे सकती है। तो देखें फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, वाइब्रेशन पर सेकंड, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक वाइब्रेशन से है, लेकिन इंटेंसिटी का ताल्लुक एनर्जी से है, इस तरह कह सकते हैं, एनर्जी से है और इसका ताल्लुक वाइब्रेशन से है। क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम एक वेव की बात करें या एक विजिबल लाइट की अगर हम बात करें, विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट लोअर इंटेंसिटी का हो सकता है और हायर इंटेंसिटी का हो सकता है। सपोज एक किस्म के वेव्स हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो 390 नैनोमीटर की है। 390 नैनोमीटर की अगर एक वेव आए तो उसकी एनर्जी कम होगी अगर 390 नैनोमीटर की दो वेव आए, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है और इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। अगर यही 390 नैनोमीटर की 3 वेव आए तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर इसके 4 वेव आए तो इसकी इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, किसी भी वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। अगर हम रेडिएशन बढ़ाएं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है। अगर एक टाइप की फ्रीक्वेंसी आप ले लें, एक टाइप की फ्रीक्वेंसी, ये एक सपोज वेवलेंथ है, दूसरा वेवलेंथ है, तीसरा वेवलेंथ, चौथा वेवलेंथ, ये आपस में सेम, ये आपस में सेम, ये आपस में सेम, और ये तो अलग है। तो देखें इसकी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसकी इंटेंसिटी मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी खारिज हो रही है वो मुख्तलिफ है। कहने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ये साइकिल्स और वाइब्रेशन पर सेकंड शो करती है। इंटेंसिटी एनर्जी शो करती है कि कितनी एनर्जी एक यूनिट सरफेस से आ रही है। अगर हम ये रेडिएशन बढ़ाएं तो इंटेंसिटी बढ़ सकती है। क्लियर। लेकिन रेडिएशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव के लिए कांस्टेंट होती है। क्लियर है। आप इसे नोट डाउन कर लें। ओके, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ब्राइटनेस क्लियर है कि ब्राइटनेस इज एक्चुअली, जब हम ग्राफ बनाते हैं ब्राइटनेस के लिए, ब्राइटनेस रिलेटेड है इंटेंसिटी के साथ। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। क्लियर है। और ब्राइटनेस का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी और साथ साथ इंटेंसिटी के दरम्यान ग्राफ बनाते हैं। ओके। अच्छा, जब हम कोई भी ऐसा माहौल हो, देखिए ये वाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रही है, ये वाइट बोर्ड, या मैं इस तरह कहूँ कि अगर किसी मीडियम में तमाम रेडिएशन विजिबल स्पेक्ट्रम जो होती हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह की रेडिएशन तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद हो, तो वो मीडियम आपको सफ़ेद दिखाई देगा। किस तरह दिखाई देगा? सफ़ेद दिखाई देगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये जो वाइट बोर्ड ये सफ़ेद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तमाम रेडिएशन क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ये पेपर आपको इसलिए सफ़ेद दिखाई दे रही हैं क्योंकि ये क्या है? तमाम वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज वगैरह तमाम रेडिएशन को ट्रांसमिट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। इसलिए ये कहने का मतलब ये है, अगर तमाम सातों के साथ विजिबल रेंज की रेडिएशन एक ही जगह पर पाए जाए तो वहाँ पर जो कलर होगा वो किस तरह का होगा? वाइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसे नोट डाउन कर ले, इंतहाई ही बेसिक चीज़ें हैं ये। क्लियर है? ओके।